हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ घटना चक्र सामान्य इकोनॉमिक्स का, जिसमें अर्थशास्त्र के हम सारे क्वेश्चन करेंगे। तो ये लेक्चर नंबर 3 है। इसका पहला लेक्चर 2 लेक्चर हो चुका है, लेक्चर नंबर 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक स्टार्ट करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम करेंगे उद्योग क्षेत्र के बारे में। तो उद्योग एवं नई आर्थिक नीति। स्वतंत्रता के बाद 1948 तथा 1956 की औसत औद्योगिक नीति में उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण बनाए रखा गया, परंतु कालांतर में उद्योगों में अदक्षता के कारण इनके प्रबंधन में सरकारी हस्तक्षेप की कमी की जरूरत महसूस की जाने लगी। कालांतर में इसमें कुछ ढील दी गई तथा अंततः 1991 में लागू नई आर्थिक नीति के तहत निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया गया। निजीकरण के तहत सार्वजनिक स्वामित्व को कम करती है तथा अपनी हिस्सेदारी निजी व्यक्तियों को बेच देती है, जिसे निवेश कहते हैं। भारत में औद्योगिक वित्त स्रोत हैं। भारत में उद्योग अपनी वित्त की आवश्यकता की पूर्ति हेतु आंतरिक साधनों साधनों ऋण तथा लाभ पर पुनर्विस के अतिरिक्त संस्थागत स्रोतों पर भी करते हैं। प्रमुख संस्थाएं जो है उद्योगों का वित्त पोषण करती हैं निम्नलिखित हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड 1948 में, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक 1982 में, भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लिमिटेड 1955 में और एसबीआई जो 1955 में, और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1964 में, भारतीय जीवन बीमा निगम 1956 में, भारतीय निर्यात आयात बैंक 1982 में, भारतीय साधारण बीमा निगम 1972 में, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो होता है सिडबी अक्टूबर 1989 में अधिनियम द्वारा 1990 से कार्यरत लघु उद्योग को वित्त उपलब्ध कराता है। भारत में सार्वजनिक उद्यम। नवरत्न कंपनियां। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र को नव चुनिंदा कंपनियों के अधीन निर्णय स्वतंत्रता हेतु 1997 में से नवरत्न कंपनियों का दर्जा दिया गया। 10 मई 2023 में इनकी संख्या 12 है। महारत्न कंपनियां श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली कंपनियों को जो मानक को पूरा करती हैं। महारत्न जैसे पिछले 3 वर्षों में जिन्होंने 5,000 करोड़ निवल लाभ हुआ हो, कंपनी का निवल मूल्य जो है 15,000 करोड़ रुपए हो, और 3 वर्षों में औसत रूप से 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार किया हो, वह शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो, और 10 मई 2023 तक कुल 12 कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया गया है। तो 12 नवरत्न है, 12 महारत्न है। तो एनटीपीसी है, और ओएनजीसी है, सेल है, गेल है, भेल है, जिल है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, पीजीजीआईएल है, पीएफसी है लिमिटेड है, और आरिक ये है। अगला है और प्रमुख समितियों एवं आयोग। समिति महालनोबिस समिति 1960 आय वितरण एवं जीवन स्तर का आकलन करने के लिए। खुसरो समिति 1989 में बना था कृषि एवं ग्रामीण साख के लिए। दांतेवाला समिति 1968 में बेरोजगारी अनुमान के लिए। सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध के लिए 1983 में। गोई पोरियो समिति 1990 में बैंकिंग सेवा सुधार के लिए। गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता के लिए, और नरसिंह समिति 1991 में वित्तीय सुधार के लिए। राज चलैया समिति जो कर संरचना की जांच के लिए। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला के लिए। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए। भंडारी समिति 1994 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना के लिए। आबिद हुसैन समिति लघु उद्यम के लिए। मीरा सेठ समिति 1995 हथकरघा क्षेत्र के लिए। महाजन समिति 1997 में चीनी उद्योग के लिए। एस तारापोर समिति जो है उपजे की पूंजी खाते में परिवर्धनीय के लिए। सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 गरीबी आकलन के लिए। सच्चर समिति जो है 2005 में मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति में सुधार के लिए। पारिक समिति 2013 में पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली के लिए। मालेगांव समिति 2018 बैंकिंग क्षेत्र में बुरे खराब लोन हेतु। और बोर्ड, प्रमुख बोर्ड हैं। भारतीय कॉफी बोर्ड बेंगलुरु कर्नाटक में है। भारतीय रबर बोर्ड जो कोट्टायम में। चाय बोर्ड कोलकाता में है। तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। भारतीय मसाले का बोर्ड केरल में। अंतर्राष्ट्रीय अंगूर का पुणे में है। राष्ट्रीय जूट का कोलकाता में है। राष्ट्रीय मत्स्य का हैदराबाद तेलंगाना में है। और ये है पुरानी परिभाषा और नई परिभाषा।
तो विनिर्माण के लिए संयंत्र तथा मशीनरी में निवेश 25 लाख रुपए से अधिक नहीं हो और उपकरण में निवेश 10 लाख रुपए से अधिक नहीं हो। तो संयंत्र तथा मशीनरी उपकरण और कारोबार में निवेश स्वतंत्र संयंत्र तथा मशीनरी उपकरण में करोड़ जो है 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो और 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो कारोबार। और लघु में क्या होता है, संयंत्र तथा मशीनरी उपकरण और कारोबार में 10 करोड़ 50 करोड़ का है, 50 करोड़ से 250 करोड़ का है। मध्यम में, लघु में, मध्यम में पहले क्या आएगा, सीमांत, सूक्ष्म, लघु, मध्यम। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में मुख्य स्थान रखता है। यह वित्त वर्ष 2012 ने वित्त वर्ष 2021 के मध्य सकल घरेलू उत्पाद का औसत 31% रहा और इसमें 12.1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया। 2023 में भारतीय उद्योग के कुछ असाधारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा क्योंकि इस दौरान रूसी यूक्रेन संघर्ष भी हुआ। निर्माण क्षेत्र में लचीला एफडीआई इनफ्लो। तो विनिर्माण क्षेत्रों में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह वित्त वर्ष 2021 में 12.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2022 में 21.3 बिलियन डॉलर हुआ। और आगे देखेंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए, वैश्विक अनिश्चितता में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाहन से नियंत्रण किया गया। तो सेवा क्षेत्र में 22%, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में 34%, ट्रेडिंग में 18% और उसके बाद है ऑटोमोबाइल में विनिर्माण क्रियाकलाप में 5% है और रासायनिक ऊर्जा उर्वरक में 7%, ड्रग्स एवं फर्म में 4% है, अन्य में 1% है और दूरसंचार में 4% है। तो सेमीकंडक्टर योजना के अधीन अनेक प्रोत्साहन देखेंगे। भारत में सेमीकंडक्टर फैब की संस्थापना हेतु कंपनी कॉम्पैक्स 50%, वित्तीय समर्थन योजना परिवेश 2.5% और डिस्प्ले फैब्स संस्थापना कंपनी कैपेक्स का 50% और योजना परिवेश का 2.5%। तो इस तरह से आप देख सकें पूरा ये इकोनॉमी का वो ही है। तो अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। फॉर्च्यून पत्रिका के ग्लोबल 500 सूची में स्थान पाने वाली कौन सी निजी क्षेत्र की सर्वप्रथम कंपनी थी? तो वो थी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। फॉर्च्यून इंडिया की 500 कंपनियों में की सूची के अनुसार 2019 सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम नियामक निकाय और पीएनजी पहला गलत है। पीएनजीआरबी एक गैस के लिए प्रतियोगी बाजारों को सुनिश्चित करता है। पीएनजीआरबी के निर्णयों के विरुद्ध अपील विद्युत अपील अधिकरण के समक्ष की जाती है। तो ये दूसरा तीसरा सही है। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कंपनी एक्ट 2014 में CSR को अनिवार्य बना दिया गया। इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपनी वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% CR गतिविधियों में व्यय करना होगा। तो इसमें दोनों के दोनों गलत हैं। तो सैद्धांतिक तौर पर कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ है CSR सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हुए कारोबार करना, ना कि समाज पर उपकार करना। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कारपोरेट शासन का वो प्रारूप है जिसमें प्रक्रियाओं और प्रणालियों का ऐसा समूह स्वीकार किया जाता है जिसके तहत किसी उपक्रम या कंपनियों का संचालन कंपनी के धारक कर्मचारियों या कंपनी के उपभोक्ताओं के हित में निहित हो। कंपनी अधिनियम 2013 भारत में कारपोरेट शासन का उदाहरण देता है। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधी कानून सबसे पहले किस देश में बना? तो बना था भारत में। तो सामाजिक दायित्व से आशय है कि ऐसे कृत्यों से नीतिबद्ध होना जो नैतिक रूप से जिम्मेदार हो, जो कि किसी व्यक्ति, संस्था या समुचे समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए योगदान देता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उदय कोटक समिति के विषय में गलत है? तो इसमें गलत यह है कि इसने संस्तुति की अध्यक्ष या प्रबंधन निदेशक के पद पर भी बने रहना चाहिए, गलत है। भारत में सूचीबद्ध संस्थाओं में कारपोरेट प्रशासन में सुधार की सिफारिशों के लिए सेबी द्वारा 2017 में कोटक समिति का गठन किया गया, जिसमें अक्टूबर 2017 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उदय कोटक की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी कंपनी बोर्ड का संचालन करने वाले नियमों, पारदर्शिता एवं खुलासे से संबंधित अनुमानों और संबंधित पक्ष के लेन देन परीक्षण जैसे मसलों को लेकर कई सुधारों की अनुशंसा की। समिति की प्रमुख संस्तुतियों में सूचीबद्ध कंपनियों के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के पदों को पृथक किया जाना तथा कंपनी बोर्ड के कम से कम आधे सदस्यों का स्वतंत्र निदेशक द्वारा जिसमें कम से कम शामिल हो। भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना, 2030 तक शून्य कार्बन नेटवर्क। तो दोनों के दोनों सही है। भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? तो बनाया जा रहा है नासिक में। अगला है खुदरा फर्नीचर की विशाल कंपनी आइकिया का भारत में पहला शोरूम 2018 में किस शहर में खोला गया? तो वो हैदराबाद में खोला गया। औद्योगिक विकास में
औद्योगिक विकास केंद्र बानमौर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वह है मुरैना में। निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल हैं? तो वह है देवास, इंदौर। सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित अवसंरचना विकास पूर्वावलोकन तथा परिष्करण हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? तो वो थे वी केलकर। और भारतमाला परियोजना में भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो वह है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। अगला है राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन सरकार द्वारा 2020-30 की अवधि के लिए प्रारंभ किया गया। एन एनआईपी का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त कराना है। तो वह ए गलत है, आर सही है। तो राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन गठित कार्यदल द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 29 अप्रैल 2020 को जारी किया गया। राष्ट्रीय संरचना पाइपलाइन का उद्देश्य सभी नागरिकों को जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा देश में विश्वव्यापी विश्वस्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराना है। कार्यदल द्वारा शेष अंतिम रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 2025 से 20 से 25 तक की अवधि के दौरान देश के अवसंरचना क्षेत्र में कुल निवेश का 111 लाख करोड़ रुपए तक का अनुमान है। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो वह है दिल्ली मुंबई। तो भारत में दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। दीपक पारेख कमेटी एवं अन्य चीजों के साथ साथ निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य के लिए गठित की गई? तो वह की गई अवसंरचना के विकास और वित्तीयन के लिए उपाय सुझाना। केंद्र सरकार के दीपक पारेख समिति का गठन 2007 में अवस्थापना विकास एवं वित्तीयन के लिए उपाय सुझाने के लिए किया। भारतीय हिंदू सेलुलर एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए हालिया आंकड़ों के मुताबिक भारत में मोबाइल फोन बनाने में विश्व में कौन सा स्थान हासिल है? तो है दूसरा। तो अ, तो राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना विधि संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? नीति आयोग का एक अंग है। ये वर्तमान में इसकी कार्पस रुपए 4 करोड़ रुपए है। तो ये हो गया डी, दोनों गलत है। भारत न्यास अधिनियम 1882 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि अंशदायी एवं नियत निवेश न्यास के रूप में पंजीकृत संस्था है। ये नीति आयोग का अंग नहीं है। इसकी कार्पस रूप 40 करोड़ रुपए करना प्रस्तावित है तथा कथन एक एवं दोनों सही है। भारत सरकार ने विनिर्माण नीति कब जारी की? तो जारी की थी 4 नवंबर 2011 को। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 4 नवंबर 2011 को राष्ट्रीय विनिर्माण नीति अधिसूचित की। इस नीति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: एक दशक में जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का अंतर बढ़ाकर 25% करना, 100 मिलियन रोजगार सृजन करना, मध्यावधि में विनिर्माण की क्षेत्र की वृद्धि दर को 12 से 14% तक बढ़ाना। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई थी ये 2011 में। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 के उद्देश्यों के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। नीचे दिए गुटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या होगा? तो इसमें होगा मध्यावधि की विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि पर 12 से 14% तक बढ़ाना और विनिर्माण क्षेत्र में 2025 तक 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार का सृजन और भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को समुचित नीतियां अपनाकर। तो ये हो जाएगा ए। विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नीति की पहल की? तो वह राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र की स्थापना, एकल खिड़की मंजूरी की सुविधा प्रदान करना, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण का विकास कोष की स्थापना। तो ऑप्शन हो गया डी। हाल ही में भारत में प्रथम राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र का गठन कहाँ किए जाने के लिए प्रस्ताव दिया गया? तो आंध्र प्रदेश में। अगला न्यूज है, ये पढ़ लीजिएगा आप। अगला भारत सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है शेर है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नौकरशाही निष्क्रियता को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विकसित आधारभूत संरचना द्वारा विनिर्माण की लागत कम करना, उत्पादों को प्रतियोगी बनाना तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडेक्स में सुधार करना आदि शामिल है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया सितंबर 2014। मेक इन इंडिया कार्यक्रम लोगो क्या है? शेर है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2014 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। ऑप्शन ए। मेक इन निम्न में से कौन सा औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहक नहीं है? तो वह नहीं है डिजिटल इंडिया। फिर नेक्स्ट है स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। ये दूत निवेशकों के माध्यम से, जोखिम युक्त पूंजी से, भीड़ वित्तपोषण के माध्यम से, उपरोक्त सभी से है। प्रारंभ स्टार्टअप की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए नए युग के वित्तीय विकल्पों हेतु सलाह दी। ये प्रणब मुखर्जी ने दी थी। अगला किस भारतीय राज्य में जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 शुरू की गई? तो गुजरात में।
अगला है स्टैंड अप इंडिया स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर इसका कौन सा सही है? तो इसका प्रयोग एससी एसटी एवं महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन करना है, सीडीबी के माध्यम से पुनर्वित्त प्रदान करता है। तो ये दोनों के दोनों सही है। आईएएस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रायोजन क्या है? तो इसका प्रयोजन क्या है? इसका प्रयोजन अनुसूचित जनजातीय महिला उद्यमियों को उद्यमिता को प्रोत्साहन देना। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया झारखंड पीसीएस में। उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु स्टैंड अप ऑफ इंडिया संबंधित किससे है? तो संबंधित महिला एससी एसटी से 2021 में भी पूछ लिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है? तो उसका लक्ष्य लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। अगला भारत सरकार की मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है छोटे व्यापार स्थापित करने हेतु आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत सूक्ष्म श्रेणी के उद्योग व्यवसाय व सेवा हेतु बैंकों में कितना ऋण राशि किशोर व्यवस्था के लिए प्राप्त होता है? तो होता है लगभग 50,000 से 5 लाख रुपए तक। भारतीय गुणवत्ता परिषद के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। तो भारतीय गुणवत्ता परिषद का गठन भारत सरकार द्वारा भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है गया था और क्यूसीआई के अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग द्वारा सरकार को की गई संस्तुति के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला है नेक्स्ट निम्नलिखित भारतीय अधिनियमों में सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो एमआरटीपी इंडस्ट्री एक्ट और फेंस और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। तो इसमें बताना है कौन सा पहले है? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में, इंडस्ट्री 1991, एमआरटीपी एक्ट 1969 में, फेरा जो 1973 में है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में सम्मिलय तथा अधिग्रहण की घटनाएं हो रही हैं। तो भारत में अधिकार प्रबंधन व्यापार अधिनियम में पर्याप्त ढील दी गई है। तो कौन सा सही कथन कारक सही कारक कथन की व्याख्या भी कर रहा है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्त हैं औद्योगिक विवाद और समापनों और छटनी और कामबंदी के लिए विषय में सूचनाओं को संकलित करता है? तो वह श्रम ब्यूरो। 1929 व्यापार विवाद अधिनियम निम्नलिखित में से किसका उल्लंघन करता है? तो करता है अधिकरण की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औद्योगिक रोजगार केंद्रीय नियम 2018 के अनुसार यदि नियत अवधि रोजगार के लिए नियमों को कार्यान्वित किया जाता है तो फर्म कंपनियों के लिए कामगारों की छटनी करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। अस्थायी कामगारों के मामले में रोजगार समाप्त करने के लिए कोई नोटिस देना आवश्यक नहीं है। तो दोनों के दोनों सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फैक्ट्री एक्ट 1881 में औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि पारित किया गया था। तो ये गलत है। एमएस लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी। तो दूसरा सही है। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में पारित किया गया था। इसमें केवल ऐसे मजदूर जो बच्चे थे उन्हीं की सुरक्षा संबंधित प्रावधान बनाया गया था। इस अधिनियम में महिला मजदूर संबंधित कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था। इस अधिनियम मजदूर समानता निराश थे तथा एमएस लोखंडे भारत मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। 19वीं शताब्दी में वे न हथकरघा व कपड़े मिल की दयनीय स्थिति को सुधार करने के लिए याद किए जाते हैं, बल्कि जाति एवं संप्रदाय इस मुद्दे पर भी उन्होंने साहसिक पहल की। और निम्न में से कौन सी श्रम संबंधी नियमों में मजदूरी संहिता 2019 सम्मिलित किया गया? तो वो किया गया है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम और संविदा ये नहीं है, समान पारिश्रमिक अधिनियम। तो हो गया सी। तो मजदूरी संहिता 2019 मजदूरी और बोनस संबंधी विधियों को समेकन तथा संशोधित करने और उससे संबंधित या अनुशंसकीय विषयों का अनुबंध करने हेतु विधेयक या संहिता 4 कानून समाहित है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम और समान पारितोषिक अधिनियम 1976 के अनुसार मजदूरी संहिता 2019 पूरे देश में एक समान वेतन है उसका सभी कर्मचारियों के समय भुगतान किए जाने का प्रावधान किया गया है। अगला भारत में नियोजित नियमित मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी अनियमित मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं। सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय एवं समयोपरि भुगतान के हकदार है। सरकार अधिसूचना के द्वारा यह विनिर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी की भुगतान करेगा। तो तीनों के तीनों सही हैं। 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी निश्चित है। ये कितनी है? 7400 प्रति माह। अगला है वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए 2013-14 में भारत की औद्योगिक विकास दर क्या थी? तो वह थी 3.5। अगला है तो 1999-2000 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, इस अवधि में स्थायी विनिमय दर तथा सुधरी व्यवसाय भावना पाई गई। तो एक कथन कारक सही कारक कथन की व्याख्या कर रहा है। अगला भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सम्मिलित है? तो वह निर्माण।
औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक के जो किसी भारतीय अर्थव्यवस्था के औद्योगिक क्रियाओं को मापक है, इनमें क्या सम्मिलित नहीं की जाती? तो इसमें गैस एवं जलापूर्ति। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो करती है इसमें भारत में एनएसओ आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग द्वारा जारी की जाती है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की नई श्रेणी जो भारत सरकार द्वारा 10 जून 2011 को जारी की गई थी, आधार वर्ष परिवर्तित कर दिया गया 1993-94 को। कब? तो 2005 था, ये तो पहले का न्यूज है। तो अभी क्या है, 11-12 है, याद करके ये। भारत में औद्योगिक उत्पादन सकल सूचकांक में 8 मूल उद्योग सूचकांकों के संयुक्त 37.90% निम्नलिखित में से कौन से उन 8 मूल उद्योगों में सम्मिलित है? सीमेंट, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रासायनिक उत्पाद, वस्त्रोत्पाद। तो 5वां नहीं है, बाकी सब है, तो ऑप्शन हो गया सी। तो इसमें 5 सेक्टर का कोयला, कच्चा माल और कच्चा तेल, सॉरी, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक और इस्पात और सीमेंट और विद्युत है। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं है, तो इसमें रसायन शामिल नहीं, बाकी सब है। अगला है 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया जाता है? तो दिया जाता है विद्युत उत्पादन को। तो वर्ष 2001 में किस एक की अधिकतम वृद्धि दर थी? तो वह थी इस्पात की। तो अभी 22 की देखेंगे, सीमेंट की सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद देखिए फिर इस्पात की है, इस तरह से। ये अभी का आंकड़ा है, अभी का देख लीजिए। अभी क्या है, अभी सबसे ज्यादा कोयला, फिर है आपका ये उर्वरक, फिर है सीमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया, बिल्कुल सही है। वर्तमान में कोयला खंडों का आवंटन लॉटरी के द्वारा किया जाता है, गलत है। भारत हाल के समय में घरेलू आपूर्ति की पूरी करने के लिए कोयले का आयात करता था, किंतु अब भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये देख लीजिए। और विनिमय क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो विनिर्माण उद्योग को शामिल नहीं किया जाता है। अगला है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग अधिनियम 2020 के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो भारत सरकार ने 13 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत MSSE की नई परिभाषा घोषित की है। बदली परिभाषा 1 जून 2020 में प्रभावी हुई। नई परिभाषा में विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र की इकाइयों में वर्गीकरण का एक समान सूत्र अपनाया। तो ये पहला तीसरा सही है, दूसरा नहीं सही है। निम्न से कौन एमएसएमई का अद्यतन वर्गीकरण किया गया था? तो किया गया था 2020 में। 1991 की औद्योगिक नीति के लघु उद्योग के लिए सामान्य व सहायक उद्यम राशि स्वीकृत की गई थी 60 लाख और 75 लाख रुपए। तो ये देख सकते हैं, ये विनिर्माण उद्योग के लिए 25 लाख, सूक्ष्म के लिए, लघु के लिए 25 से 5 करोड़ और ये मध्यम के लिए 5 से 10 करोड़ और सेवा क्षेत्र में 10 लाख सूक्ष्म उद्योग के लिए और लघु उद्योग के लिए 10 लाख से 2 करोड़ के बीच में और मध्यम उद्योग के लिए 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में। और निवेश एवं वार्षिक टर्नओवर देख लीजिए, 25 लाख से अधिक नहीं है पुराना निवेश, और पुराना ये नया है 1 करोड़ और ये टर्नओवर 1 10 और 50। ठीक है, तो ये बाकी अपने कई बार पढ़ा है। निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम आंशिक रूप से परिभाषित है? तो परिभाषित ये संयंत्र मशीनरी का 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं। अगला है भारत में जिन व्यवसायों का विनिमय 1 करोड़ रुपए तथा 5 करोड़ रुपए तक है, उन्हें जाना जाता है, उनको जाना जाता है सूक्ष्म उद्यम। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित हुआ था, ये पारित हुआ था 2006 में। नई औद्योगिक नीति 1991 में लघु उद्योग के लिए पूंजी विनियोग की सीमा क्या थी? तो 60 लाख रुपए थी। लघु निर्माण उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी विनियोग की मात्रा होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 25 लाख रुपए से लेके 5 करोड़ रुपए तक लघु के लिए। सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम विकास 2006 के अनुसार उस उसे मध्यम उद्यम के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसकी निवेश कितनी होती है? मध्यम की होती है 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच। माइक्रो लघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निर्माण क्षेत्र मध्यम उद्योग के लिए मतलब निर्दिष्ट होगा? तो 5 करोड़ से 10 करोड़, ये होगा ऑप्शन सी। तो अगला 2006 में पारित अधिनियम के अनुसार सूक्ष्म उपक्रमों के लिए निवेश की सीमा कितनी है? तो उपयुक्त कोई नहीं, सूक्ष्म के लिए क्या है? 25 लाख रुपए सेवा है और 10 लाख रुपए तक निर्धारित है, देख सकते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में 31 मई 2011 को पंजीकृत कारखानों की संख्या सर्वाधिक थी? तमिलनाडु में। और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश मामलों में लघु उद्योग बृहद उद्योग जितने दक्ष और प्रतियोगी नहीं होते हैं, फिर भी सरकार छोटे व्यवसाय प्रतिष्ठानों के प्रति तरजीही व्यवहार करती है और उनके अनेक प्रकार के उत्पादों के लिए आरक्षण प्रदान करती है। लघु उद्योग प्रति इकाई पूंजी परिनिवेश
क्या परिनियोजन के आधार पर अपेक्षाकृत अधिक रोजगार प्रदान करती है? बिल्कुल सही है। उद्योग और आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रीय आधार पर फैलने को बढ़ावा देते हैं, तो ये भी सही है। और विनिर्मित उत्पादों के निर्यात में बृहद उद्योगों की अपेक्षा बेहतर निष्पादन करते हैं, गलत है। अल्पकुशल श्रमिकों की अन्यत्र रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, काम प्रदान करते हैं, और गलत है। तो यहाँ पर पढ़ लीजिए। भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय व कुटीर उद्योग को मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वे जो है अधिक रोजगार देने के अवसर उत्पन्न करते हैं। लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। भारत सरकार में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग कौन सा है? तो वह है हथकरघा उद्योग। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो वह है हथकरघा। निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? तो वह है पूंजी का अभाव, किण्वन जानकारी का अभाव, कच्चे माल का अभाव। सभी के सभी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु उद्योग की समस्या नहीं है? तो वह समस्या हड़ताल एवं तालाबंदी नहीं है। लघु उद्योग के लिए बनी समितियों का कालक्रम देखिए। तो नायक समिति 1991 में बनी थी, और आबदी हुसैन समिति 1995, MS कोहली समिति 2000 और कार्बी समिति 1995 का। नायक समिति का संबंध किससे है? तो वह लघु उद्योग से है। निम्न में से किसी एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की? तो वह की थी आबिद हुसैन समिति ने। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? तो वह लघु एवं मध्यम उद्योग से। 1992 विनिर्माण क्षेत्र के सकल पर्यावर्त भारत के लघु उद्योग क्षेत्र का अंशदान किस कोटि में आता है? तो आता है 40% की। सहकारी इकाइयों की दशा में किस क्षेत्र को विकास की ऊंची दर प्राप्त है? तो वह सूती वस्त्र को। भारत के किस उद्योग में अधिकतम श्रमिक लगे हुए हैं? तो वो कपड़ा उद्योग में। निम्न में से कौन सा उद्योग भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो वह है वस्त्र उद्योग। देश में सबसे अधिक सूती वस्त्र निम्नलिखित में से किसी सेक्टर में तैयार किया जाता है? तो वह है पावर लूम में। अगला नेक्स्ट है, इस समय भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र कहाँ पर है? मुंबई में है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिलते हैं? तो वो मिलते हैं उपरोक्त में से कहीं नहीं, तो वो पूरे भारत में सर्वाधिक कॉटन मिलों की संख्या है। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है, इसके बाद महाराष्ट्र राज्य में है। भारत में मील निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है गुजरात से। तो गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु। भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? सूती कपड़ा है। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ है वह है कुटीर उद्योग। किस उद्योग को आधुनिक सभ्यता के लिए सबसे मूलभूत माना जाता है? तो माना जाता है लोहा व इस्पात को। नेपा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है अखबारी कागज। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कागज निर्माण के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यमुनानगर, गुवाहाटी, साहबत और बल्लारपुर। तो वह है 1, 2, 4, मतलब ये है, ये है। ठीक है, तो हो गया ऑप्शन आपका बी। तो हजीरा उर्वरक का कारखाना किस आधार पर आधारित है? प्राकृतिक गैस पर। भारतीय उर्वरक उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो रसायन उर्वरक के संबंध में भारत आत्मनिर्भर थे, गलत है। और अगला है, यद्यपि कुछ गैस आधारित उद्योग स्थापित किए जा चुके हैं, फिर भी भारत में प्राकृतिक गैस के प्रभुत भंडार अप्रयुक्त पड़े हैं। प्राकृतिक गैस के इन विशाल संसाधनों का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो उर्वरक के। तेल एवं प्राकृतिक गैस उद्योग स्थापित किया गया था तो 1956 में। आयल एक उपक्रम है जो संलग्न है किससे? तेल अनुसंधान संस्थान से। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड भारत पर बड़ा गैर तेल आयातक है, और भारतीय परियोजना एवं उपस्कर निगम लिमिटेड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन है। भारतीय निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम लिमिटेड एवं एक उद्देश्य से विभिन्न निर्यात माल की गुणवत्ता नियंत्रण और लदान पूर्व अनिवार्य निरीक्षण को लागू करता है। तो ये हो गया ओनली 3। तो अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। MTCT लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र है, बिल्कुल सही है। और संगठन है नीलाचंद इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना MMTC ने उड़ीसा सरकार के संयुक्त रूप से की, तो ऑप्शन सी सही है। भारत सरकार द्वारा MSTC लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन है। नीलाचंद इस्पात निगम लिमिटेड उड़ीसा के जाजपुर जिले के कालिंग नगर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में स्थित है। निम्न में से कौन सा एक भारत के सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है? तो वह है खनिज एवं धातु व्यापार निगम। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य के संदर्भ में कथनों में कौन सा सही है? सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करता है।
ये सही है। और सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण करता है, ये भी सही है। और संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय की ये विकास सुनिश्चित करता है, समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाता है। ऑप्शन सही है सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में आधारभूत व एवं भारी उद्योग है, बिल्कुल सही है। और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में नौकरियों की सुरक्षा है, बिल्कुल सही है। और सार्वजनिक क्षेत्र में सभी उद्योग लाभदायक हैं, सभी तो नहीं हो सकते। तो 1991 में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि बहुत शिथिल रही है और आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका पुनर्मूल्यांकन किया गया है, तो ये भी सही है। तो कथन कारण सही, कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। भारत में लोक क्षेत्र के किस क्षेत्र में सर्वाधिक छाया हुआ है, तो है वाणिज्यिक बैंक कार्य में। निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नहीं है, तो वह टिस्को नहीं है। कौन सार्वजनिक प्रतिष्ठान नहीं है, तो वह है लेदर फैक्ट्री ग्वालियर। निम्नलिखित में से कौन एक अन्य जैसा नहीं है, तो वह है इसार ओयल नहीं है। चलो अगला है बीपीसीएल में भारत सरकार का हिस्सा है कितना, तो वह 50 से 60%। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, तो वह है बामर लारी एंड कंपनी लिमिटेड और एजुकेशनल कंसल्टेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये पहला तीसरा सही है। निम्नलिखित में निजी क्षेत्र में कौन सा है, तो सही उत्तर हो सकता था वर्तमान उपयुक्त चार विकल्प में मात्र एक्साइल ऑयल लिमिटेड नायर निजी क्षेत्र में, जबकि अन्य 3 सार्वजनिक क्षेत्र में है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है सार्वजनिक क्षेत्र की डिफाइनिंग है ओआईसी गुवाहाटी, नूनमती और भारतीय तेल निगम बरौनी में, भारतीय तेल निगम जो कोयारी में, हल्दिया मथुरा, दिग्बोई पानीपत मंगोचोई और चेन्नई का है नागपट्टिनम में तमिलनाडु में, विशाखापत्तनम में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और एचपीसीएल मुंबई में है, और बीपीसीएल जो है महा मुंबई में है, और बीपीसीएल कोच्चि केरल में है, और ओएनजीसी पाका आंध्र प्रदेश है, मंगलोर रिफाइनिंग लिमिटेड जो है मंगलोर कर्नाटक में है, और पारादीप जो है उड़ीसा में है। इस देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी तेल रिफाइनरी निजी क्षेत्र है, तो वह उपयुक्त तेल सभी के सभी हैं। दिग्बोई तेल रिफाइनिंग, बरौनी तेल और नूनामती और मथुरा तेल रिफाइनिंग है। हाल उत्पादन संबंधित किससे है, तो यह है वायुयानों से। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में संबंधित है, तो वह है एनएचपीसी। और भारत में पर्यटन और होटल उद्योग का विकास निम्नलिखित में किसके कार्य से हुआ है, तो ये हुआ है निम्नलिखित में किसका कार्य हुआ, तो ये आईटीडीसी। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में बीएसएनएल की स्थापना हुई थी, तो बीएसएनएल की भाई साहब नहीं लगेंगे, स्थापना 2000 में हुई थी। 2000 है ना, हाँ 2000। नेक्स्ट है, अगला है निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से किस एक में सरकार का 100% शेयर पूंजी है, तो बीएसएनएल में है। 2013-14 में निम्न से कौन सी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई की लंबाई स्थिति में नहीं थी, तो वह नहीं थी बीएसएनएल। तो अगला है देश में 14 से 15 किस केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम को हानि हुई है, तो वह हुई है कोयला इंडिया लिमिटेड की। गैस अथॉरिटी ऑफ भारत लिमिटेड में पाइपलाइनें बिछाने हेतु 8,000 करोड़ का प्रावधान दिया होगा, जो कि विजयवाड़ा विजयपुर तक है। निम्न से कौन सा भारत तेल की कीमतों का निर्धारण करता है, तो वह है तेल कंपनियां। नवरत्न का विचार संबंधित है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से। निम्नलिखित में किसे महारत्न का दर्जा नहीं प्राप्त है, तो इसमें ऑयल इंडिया लिमिटेड को नहीं प्राप्त है, बल्कि स्टील भारत हैवी और ऑयल इंडिया नेचुरल इन सबको प्राप्त है। देख लीजिए महारत्न कंपनियां भेल, गेल, सीआईएल, ओएसी, एनटीपीसी, सेल और ओएनजीसीएल, बीपीएसएल और ये सब देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम सीपीएसई भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध महारत्न की श्रेणी में नहीं है, तो वह ऑयल इंडिया लिमिटेड। अगला है वित्तीय वर्ष 2010-11 में भारत सरकार ने महारत्न नामक योजना की घोषणा की, जिसके अंतर्गत कुछ प्रमुख नवरत्न कंपनियों को अधिक स्वायत्ता विस्तार करने हेतु शक्तियां प्रदान की गई। निम्नलिखित में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड को। अगला है निम्न में से किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को 4 नवरत्न कंपनियों को दिया गया और महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो वह है बीईएल को, बेल को। किस वर्ष में भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड मतलब भेल का महारत्न उद्यम का दर्जा मिला, तो मिला था 2013 को। ठीक है, और अगर भारत में अक्टूबर 2019 में महारत्न कंपनी की संख्या कितनी है, तो 19 की बात है, तो 10 है, अभी 12 हो चुकी है। निम्न से कौन सा नवरत्न में शामिल है, तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड नवरत्न में शामिल है। ध्यान नवरत्न का, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन, इंजीनियरिंग लिमिटेड, हिंदुस्तान का एरोनॉटिक्स और महानगर टेलीफोन लीगर लिमिटेड, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और नेवेली लिग्नाइट और एनएमडीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड और एनरेल विकास निगम लिमिटेड और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। नवरत्न में सम्मिलित सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम क्या है, तो वह है एमटीएनएल। तो निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान को नवरत्न का दर्जा नहीं दिया गया, तो इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड को।
तो कंपनियों तो को छोड़कर शेष को सभी नवरत्न को दर्जा प्राप्त है। भारत में सरकार ने निम्नलिखित एल्युमिनियम कंपनियों में से किस एक को नवरत्न स्टेटस प्रदान किया, तो वह है नाल्को को। अगला है, केंद्र सरकार के भारी उद्योग में एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी 1 उद्योग की अधिकतम कितनी धनराशि वित्तीय सहायता दी गई, तो वह है लगभग 500 करोड़। फिर है, भारत सरकार द्वारा 6 अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक इकाइयों की मिनी रत्न व दर्जा प्रदान किया गया। निम्न में से किस से सम्मिलित नहीं है, तो इसमें से 6 में सम्मिलित इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नहीं है, बाकी सब हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र के जिन 6 इकाइयों में मिनी रत्न दर्जा प्रदान किए गए, बीएसएनएल, बीईएमएल और हिंदुस्तान लैटेक्स और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर। तो ये मिलान करना है सरकारी नीति जो हुई थी 2000 सरकारी नीति 2000 में, और खनिज नीति 2011 में, होटल नीति 2006 में और औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2010 में। ऑप्शन हो गया बी। अगला है, निम्नलिखित में किसके उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई, तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग उपक्रमों के लिए। भारत में प्रौद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था क्या है, भारतीय उद्योग विकास बैंक। मध्य प्रदेश के हित निगम का मुख्यालय क्या है, तो वो है इंदौर। और अगला है, उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को किसके द्वारा दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है, तो वह है तो उत्तर प्रदेश लघु उद्योग, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, सभी को। अगला है, उत्तर प्रदेश में वित्तीय निगम किसकी वित्तीयकरण नहीं करता है, तो वह नहीं करता है पर्यटन संबंधित उद्योगों के लिए। उद्योग बंधु है एक, तो उद्योग बंधु है एक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तथा संबंधित समस्याओं सहायता करने के लिए एजेंसी। औद्योगिक विकास दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है, तो है पश्चिमी। BIFR संबंधित है, तो ये है रुग्ण इकाइयों एवं पुनर्निर्माण एवं वित्तीयन से। अगला है, भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए मेगा फूड पार्क्स योजना का उद्देश्य क्या है, तो ये खाद्य संस्करण उद्योग के लिए अवसंरचना सुविधाओं के सुधार लाना। अगला है, भारत सरकार को मेगा फूड पार्क की अवधारणा को किन किन उद्देश्यों से प्रसारित करती है, तो वह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम संरचना सुविधा उपलब्ध कराना, खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करके अपघट्य योग्य घटाने हेतु बनाना। तो ये दोनों सही है। ये उद्यमियों के लिए उद्यमी और परिस्थिति के अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने हेतु नहीं है। निम्नलिखित में व्यवसाय सामाजिक उद्देश्य के लिए है, तो रोजगार सृजन। तो कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबार प्रक्रिया की पुनर्रचना क्यों करती हैं, तो करती हैं उपभोक्ता की मांग एवं अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही हैं, कम लागत एवं उत्पादों को सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त प्राप्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है, अर्थव्यवस्था के विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की तीव्र गति हो रही है, इसलिए। अगला है, मिलान करना है, तो है एकल व्यापारी क्या होते हैं, तो एकल व्यापारी होते हैं असीमित दायित्व वाले। और साझेदारी क्या होती है, साझेदारी होती है ये संविदात्मक संबंध। महत्वपूर्ण लक्षण और सहकारिताएं हैं कमजोर वर्गों की उन्नति, और सार्वजनिक समिति कंपनी है जोखिम उठाने वाली बड़ी संख्या। तो ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट है, किसी संगठन कंपनी द्वारा व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है, तो नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना, पूंजी में व्यय, ये सही है। अगला है, जोखिम पूंजी का क्या तात्पर्य है, तो नए उद्यमियों में उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी है। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी 1948 में। भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विस्तार औद्योगिक नीति प्रस्ताव में रखा गया, ये 1956 औद्योगिक नीति में रखा गया। अगला, भारत में उद्यम हेतु लाइसेंस प्रणाली का आधार था, तो आधार था उद्योग अधिनियम 1951। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उदार औद्योगिक नीति के वर्ष बनाई गई, वह थी 1991। उदारीकरण अद्यतन अनेक भारतीय उद्योग में ISO 9001 तथा ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त किए। भारत सरकार की लाइसेंसिंग प्रणाली में काफी उदारता आई है, तो दूसरा सही है, और लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। तो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रबंधन मानक ISO 9001 और 9002 प्रमाण पत्र अधिकांश भारतीय उद्योगों को प्रदान किए गए हैं। 1991 के औद्योगिक नीति के अनुसार कितने उद्यमों को लाइसेंस के अंतर्गत रखा गया था, तो रखा गया था 18 को। तो 24 जुलाई 1991 तत्कालीन PV नरसिम्हा सरकार द्वारा पोषित नई औद्योगिक नीति में 18 उद्यमों को छोड़कर शेष सभी को लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया तथा अप्रैल 1993 3 और उद्योग मोटर कार श्वेत वस्तुओं तथा चमड़ा के खालों की वस्तुओं की को बारे में मतलब वस्तुओं के लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया, जिसमें उद्योग को घटाकर 15 हो गई और अनिवार्य लाइसेंसिंग के अंतर्गत शामिल मधु
कि मतलब ये 1991 में तो 18 को रखा गया, फिर इसमें 3 और को इसमें शामिल से हटा दिया गया, मोटर कार, श्वेत वस्तुओं तथा चमड़ा को। ठीक है, चलिए आगे। अब उन उद्योगों की संख्या किसके लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता होती है, वो घटकर रह गई। तो उसमें पहले तो सही 15 था, लेकिन वर्तमान में व्याख्या देख सकते हैं। अगला है उदारीकरण एवं निजीकरण और भूमंडलीकरण की आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री किसके द्वारा, नरसिम्हा राव द्वारा। ठीक है, अब खत्म हो गया ये। अब हम अगले चैप्टर में, अरे अभी ये बाकी है। अगला है 1991 की औद्योगिक नीति की अनेक बिंदुओं पर आलोचना हुई थी, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु उनमें शामिल नहीं था, तो थे कृषि सेक्टर की उपेक्षा अपेक्षा। तो कुछ समय पहले भारत सरकार ने व्हाइट गुड्स उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय लिया। व्हाइट गुड्स में सम्मिलित है, तो इसमें सम्मिलित है प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तु। नेक्स्ट है नेक्स्ट है भारत के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो आईपीसीएल भारत की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनी है। तो प्रश्न काल में ए सही उत्तर था। वर्तमान में इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड का रिलायंस उद्योग समूह विलय हो गया और एमटीएनएल वर्तमान में एनवाईएसई में सूचीबद्ध नहीं है, जबकि बाजार पूंजीकरण के आधार पर, राजस्व के आधार पर भी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी निजी कंपनी है। निम्न वस्तु समूहों में से कौन सा एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में शामिल नहीं किया जाता, तो वह स्वचालित वाहन। नेक्स्ट है मिलान करना है। पर्ल फिशिंग ये तूतीकोरिन में है औद्योगिक केंद्र, और ऑटोमोबाइल्स का कहाँ पे है, ये है पुणे में, और पोत निर्माण का है, पोत निर्माण का मुर्मू गांव में है, इंजीनियरिंग सामान में पिंजौरी में। तो ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है निजीकरण की निम्नलिखित में से कौन सी रीति सर्वाधिक सर्वांगीण और परिपूर्ण है, तो वह निजी क्षेत्र को स्वामित्व और प्रबंधन का हस्तांतरण। भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में लगी अपनी इक्विटी का विनिवेश क्यों कर रही है, तो इसमें सरकार अपनी इक्विटी के विनिवेश से मिले राजस्व का उपयोग मुख्यतः अपने बाह्य ऋण को लौटाने में करना चाहती है, तो गलत है। सरकार अब सीपीएसईएस के प्रबंधन का नियंत्रण अपने हाथों में है, तो ये तीनों दोनों के दोनों गलत हैं। भारत सरकार की वर्तमान विनिवेश नीति के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नागरिकों को हिस्सेदारी प्रदान करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार का प्रबंधन पर नियंत्रण और बहुमत शेयरधारिता कम से कम 51% बनाए रखना, तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय निवेश निधि के जिनमें विनिवेश प्राप्तियां पहुंचती हैं, संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विचार कीजिए, तो इसमें होगा इसमें होगा कुछ परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां निधि प्रबंधकों के रूप में नियुक्त की जाती हैं। वार्षिक आय का निश्चित अनुपात चुनिंदा सामाजिक क्षेत्रों का वित्त पोषण करने के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये दोनों सही है, पहला दूसरा गलत है। तो 3 नवंबर 2005 को सरकार ने राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना की, जिसमें लाभ अर्जित करने वाली केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में केंद्र सरकार के अल्पांश शेयरधारिता की बिक्री से लाभ प्राप्त राशि को जमा किया जाता है। इस नीति का रखरखाव भारत की संचित निधि से अलग किया जाता है। विनिवेश से प्राप्त राष्ट्रीय निवेश निधि में जमा राशियों का उपयोग सरकार के सामाजिक क्षेत्र की उन योजनाओं में निवेश किया जाएगा जो शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल तथा रोजगार को बढ़ावा देने में सहायक है। कथन है भारतवर्ष में विनिवेश अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया का एक समाहित अंग है। कारण है इससे प्राप्त आय को राज्य द्वारा घोषित नीति के अनुसार उपयोग में लाया जा रहा है, तो दोनों सही है, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला है सरकार कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को विनिवेश कर रही है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजित नहीं कर पाई है, तो ये दूसरा गलत है, पहला सही है। तो है सी वाला ऑप्शन है। जुलाई 1991 में जारी नई औद्योगिक नीति के तहत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी भूमिका को कम करने का निर्णय लिया, जिसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक उद्यमों का विनिवेश प्रारंभ हुआ। अतः कथन सत्य है, किंतु कारण असत्य है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में बृहत स्तर पर रोजगार जनन किया है। अतः सही विकल्प सी होगा। वह कौन सी वित्तीय वर्ष है जिसमें सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ, तो वह है 1991-92 में। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर अवस्थित नहीं है, भिलाई है, आपका बोकारो है, तो उसमें भिलाई जो है वो स्टील संयंत्र छोड़कर से सभी लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित हैं। एक सार्वजनिक संयंत्र है जिसकी स्थापना तत्कालीन यूएसएसआर की मदद से की गई। भिलाई रूस, राउरकेला जर्मनी, दुर्गापुर यूके, बोकारो रूस में। भिलाई इस्पात कारखाना किस राष्ट्र की सहायता से बनाया गया, तो बनाया गया रूस की सहायता से। भिलाई स्टील संयंत्र एक उपक्रम है, वह सार्वजनिक। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी, तो ये थी जर्मनी के सहयोग से।
निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम एकीकृत इस्पात संयंत्र राउरकेला इस्पात संयंत्र सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुआ। ये सही नहीं है, क्योंकि ये जो राउरकेला है महाराष्ट्र इलेक्ट्रोकेमिकल लिमिटेड का विलय 2011 में भारत इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के तहत हो गया था। ठीक है। बोकारो इस्पात कारखानों में किस देश का सहयोग प्राप्त किया गया? तो प्राप्त किया गया सोवियत संघ का। बोकारो इस्पात संयंत्र झारखंड की स्थापना 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। इस्पात संयंत्र सहयोगी देश है। राउरकेला के जर्मनी है, सही है। भिलाई के यूएसएसआर है। दुर्गापुर के यूके है। बोकारो के यूएसए नहीं है। बोकारो संयंत्र के सोवियत संघ है इसके भी। अगला है, नेक्स्ट है भिलाई है। भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में है। बोकारो जो है ये है झारखंड में, और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा में। तो हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है परियोजना है, कंपनी है। एकीकृत इस्पात संयंत्र है, इसमें देखना है कौन सम्मिलित नहीं है। एकीकृत इस्पात संयंत्र जाजपुर उड़ीसा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गलत है, क्योंकि जाजपुर में स्थित है एकीकृत लौह स्टील प्लांट नीलांचल इस्पात लिमिटेड का है, ना कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। जामनगर का पावर प्लांट स्टार पावर में है। नबीगनगर पावर प्लांट जो है वो भारतीय रेलवे में है। कायम कुलम पावर प्लांट नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में है। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो स्थापित किया गया सूरत में, सॉरी सूरा बोल रही हूँ मैं। नेक्स्ट है 1 2 3 4, इनको मतलब क्या बताना है? निम्नलिखित में से नाम समुच्चय में इन केंद्रों को सम्मिलित कीजिए। तो कौन सा है नाम? तो इसमें देखना है, तो इसमें बी वाला सही है। मतलब पहले सिक्का गुजरात है पहले जगह पर, कटनी मध्य प्रदेश है दूसरा, और उसके बाद चूर्क है उत्तर प्रदेश का ये, उसके बाद चौथा है तिरुनेलवेली तमिलनाडु का। नेक्स्ट है, ये मिलान करना है, विशाखापत्तनम पोत निर्माण, और गुड़गांव जो है पनकी है। 1 मिनट, पनकी शायद मोटर गाड़ी के लिए है, तो पनकी उर्वरक के लिए है। पन पनकी उर्वरक, मूरी जो है एल्युमिनियम के लिए है। तो पनकी जो है उर्वरक के लिए, मूरी जो है वो है एल्युमिनियम के लिए, गुड़गांव जो है मोटर गाड़ियों के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, पनकी उत्तर प्रदेश उर्वरक के लिए है, गुड़गांव हरियाणा मोटर गाड़ियों के लिए है, मूरी जो है एल्युमिनियम के लिए है, विशाखापत्तनम पोत निर्माण के लिए है। आंवला जो है वो उद्योग है, वो कहाँ पे है, किस चीज का? आंवला, आंवला पे किस चीज का उद्योग है? तो बरेली में है आंवला। रबर उद्योग बरेली उर्वरक उर्वरक के लिए है, और मोदी नगर जो है वो है रबर के लिए, और बाराबांकी जो है वो है पाली फाइबर के लिए, कानपुर है विस्फोटक के लिए। तो ऑप्शन हो गया बी। अगला है ये भी कोयम्बटूर। कोयम्बटूर जो है कोयम्बटूर ये है सूती वस्त्र के लिए, राउरकेला लौह इस्पात के लिए, और कपूरथला जो है रेल डिब्बा के लिए, बरौनी जो है तेल शोधन के लिए। ऑप्शन ए। यहाँ पर देखिए, कोयम्बटूर सूती वस्त्र, राउरकेला लौह इस्पात, और कपूरथला रेल डिब्बा, बरौनी तेल शोधन के लिए। सिंगरौली किस लिए है? तो सिंगरौली जो है कोयला के लिए है, कोयला के लिए, और कजरहट जो है कजरहट सीमेंट के लिए है, और कोयली आयल के लिए है, और ये आणंद जो है ये है आपका दूध के लिए। तो हो गया ऑप्शन सी। यहाँ पर देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ कौन सा सम्मिलित नहीं है? और ट्रेनिका सिटी जो है नोएडा में नहीं है, प्लास्टिक सिटी कानपुर में, लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव में है। और जो ये है ट्रोनिका सिटी नोएडा में नहीं बल्कि गाजियाबाद में स्थित है। और ये है प्रयोजनों के नवीकरण, निम्नलिखित में से किन प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना की गई? तो रुग्ण लघु उद्योगों की पुनर्संरचना के लिए। तो सही है। उद्योग पुनर्संरचना के प्रक्रिया में छटनी के फलस्वरूप विस्थापित होने वाले कामगारों की सहायता के लिए, ये भी सही है। यह है विद्यमान औद्योगिक एककों के आधुनिकीकरण के लिए। तो गलत है। बांग्लादेश श्रीलंका आदि से शरणार्थियों की सहायता के लिए, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए है। तो पढ़ लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय नवीकरण नीति का उद्देश्य है? तो वह उद्देश्य है उद्योगों का प्रौद्योगिकी उन्नयन होने अथवा बीमार इकाइयों के बंद हो जाने से प्रभावित हुए कामगारों के हितों की रक्षा करना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फरवरी 1992 में राष्ट्रीय नवीकरण कोष स्थापित करने का उद्देश्य छटनी अथवा सेवानिवृत्त छटनी था, मतलब उद्देश्य क्या था? छटनी अथवा सेवानिवृत्त योजना से प्रभावित कर्मचारियों को प्रशिक्षण और परामर्श देना। सही है। कर्मचारियों का पुनः परिनियोजन। तो दोनों सही है। दोनों ही सही है। राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना का लक्ष्य क्या था? तो श्रम का पुनर्शिक्षण। राष्ट्रीय नवीकरण फंड का गठन निम्न में से किस उद्देश्य से किया गया? तो उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से किया गया।
गोल्डन हैंडशेक का संदर्भ निम्नलिखित में से किस एक में से है? तो वह है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से। नेक्स्ट है, भारत में गोल्डन हैंडशेक योजना किससे संबंधित है? तो वह है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना से। पास्को एक कोरियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी को 52,000 करोड़ रुपए के निवेश का इरादा है। किसके लिए? तो वह है उड़ीसा में। कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कांडला प्रसिद्ध है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तब भारत में औद्योगिक विकास तथा सीमा तक निरुद्ध हुआ, तो वो हुआ व्यापार में पर्याप्त उद्यम वृद्धि, नेतृत्व में अभाव में नहीं, और निवेश हेतु बचत के अभाव में, और प्रौद्योगिकी कौशल और औपचारिक संरचना के अभाव में, अपेक्षाकृत विशाल जन सामान्य के बीच सीमित क्रय शक्ति होने के कारण। तो इस तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, 2, 3, 4। तो भारत में बजट की अल्प मात्रा में फलस्वरूप निवेश में निम्न स्तर तथा आधारभूत संरचना का अल्प विकास भारतीय उद्योग के विकास के प्रमुख अवरोधक सिद्ध हुआ। पुनः भारत में अपेक्षाकृत कम आय के फलस्वरूप क्रय शक्ति का स्तर भी निम्न रहा है, जो कि औद्योगिक विकास को हतोत्साहित करता है। श्रम गहन उद्योग वह है जहां पर अधिक श्रमिकों को रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह औद्योगिक संबंध का सहभागीदार नहीं है? तो उपभोक्ता एवं उनके संगठन। अगला है, भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? तो महाराष्ट्र है। चीनी उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में विकसित है? तो वह है उत्तर प्रदेश में। चीनी का नियंत्रण मुक्त करने के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो श्री रंगराजन थे। और कौन सा सुमेल नहीं है? कटनी कागज और सूरत जो है सूती कटनी जो है सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, न कि कागज के लिए। सूरत सूती वस्त्र के, चुर्क सीमेंट के लिए, लुधियाना है होजरी के लिए। ये मिलान करना है। जूट का सामान जो है टीटागढ़ में, और रेशमी वस्त्र जो है बंगलौर में, और ऊनी वस्त्र जो है वह है लुधियाना में, और ऊनी कालीन भदोही में। तो ऑप्शन हो गया बी। रेनकूट स्थित एल्युमिनियम की फैक्ट्री हिंडाल्को का वह स्थित होना का मूल कारण क्या है? तो उसका है बिजली की प्रचुर आपूर्ति। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? एल्युमिनियम संयंत्र है और स्थिति है। तो इसका जो सुमेलित नहीं है देखते हैं। तो पहला है, ये भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा में है, सही है, बालको कोरबा में है। और इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है इंडल जो है हीराकुंड में है। और मद्रास एल्युमिनियम कंपनी चेन्नई में नहीं है, ये है मेट्टूर में, मेट्टूर सलेम जिला तमिलनाडु में स्थित है। और हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन रेनकूट में सही है। निम्नलिखित में से किस एक में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श रसायन पाई जाती हैं? तो है गुजरात में। कथन ये है, तटीय गुजरात में औद्योगिक कार्यशाला कहा जाता है, और इसमें कपड़ा एवं वस्त्र औद्योगिक औषधियों में पेट्रो रसायन की बहुत सी औद्योगिक इकाइयां पाई जाती हैं। दोनों कथन कारण सही, कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। अगला, प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी का अर्थ क्या है? तो इसमें है नीति निर्णय में भागीदारी। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में से कौन छोटा नागपुर पठार में स्थित है? तो वह है रांची। देवास प्रसिद्ध है, तो देवास प्रसिद्ध है करेंसी नोट छपाई के लिए। देवास मध्य प्रदेश का एक औद्योगिक शहर है जो करेंसी नोट की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। किसी उद्योग के विषय में निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। पूंजी निवेश और श्रम व्यवसाय आवर्त श्रम शक्ति और बिजली की खपत। इनमें से कौन सा उद्योग के रूप में आकार निर्धारित करेगा? तो पूंजी होगा, श्रम शक्ति होगी, बिजली की खपत होगी। तो ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है, मिलान करना है, देखना है कौन सा सही मिलान है, सुमेलित है। तो विनिर्माण उद्योग है और वस्त्र और स्थान है। तो है, प्रथम सूती मिल की स्थापना 1854 बंबई के पास हुई थी। तो ये गलत है, क्योंकि गलत है। प्रथम मशीनकृत कागज 1870 कलकत्ता के पास, और प्रथम सीमेंट फैक्ट्री 1904 मद्रास के पास। तो प्रथम मशीन निर्मित कागज, ये हो गया ऑप्शन सी। तो प्रथम मशीन निर्मित कागज का निर्माण 1870 में कलकत्ता में किया गया। देश में प्रथम सूती मिल की स्थापना 1818 में कलकत्ता में हुआ था, लेकिन यह मिल सफल नहीं हुई थी। दूसरी सूती मिल की स्थापना 1854 में बंबई में के पास की सफल रही, तथा प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना 1904 में मद्रास के पास की गई है। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें सही कालक्रम में लगाइए। तो भारतीय द्वारा चीन उद्योग का, तो इसका आंसर होगा ए। यहाँ पर देख लीजिए आंसर। तो 20 दशक के मध्य में उत्तर प्रदेश के बिहार में चीनी मिलों की संख्या में वृद्धि हुई। पहली जूट मिल 1855 में बंगाल के रिसड़ा में ब्रिटिश उद्यमी जॉर्ज लैंड और बाबू बिशंबर सेन द्वारा स्थापित की गई। बॉम्बे स्पिनिंग और वीविंग कंपनी की स्थापना 1854 में की गई। भारत में स्थापित होने वाली यह पहली कपास मिल है, अतः इसे घटते कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित ए होगा। बीएसएनएल बीएसएनएल नहीं है, तो इसमें कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें जो है, ये जो है बीएसएनएल भारतीय समूह, तो ये विनिवेश पश्चात इसका टाटा समूह द्वारा किया जा रहा है, अतः विकल्प छोड़कर 3 विकल्प सही है। गलत है। मुद्रा विशेष आर्थिक क्षेत्र अडानी समूह में है, और सीएमसी जो है लिमिटेड टाटा समूह है, और आईपीसीएल जो है रिलायंस समूह है। तो ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुउद्देशीय संस्थाएं भारत में कार्यरत है? तो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, तो
ये नहीं है, ये तो हिंदुस्तान का है। तो बहुउद्देशीय संस्थाएं भारत में कार्यरत है, तो यह है सैमसंग कॉर्पोरेशन और एलजी है आपका, ये दोनों है। तो सैमसंग कॉर्पोरेशन, एलजी दोनों ही भारत में कार्यरत है बहुराष्ट्रीय कंपनी, जबकि हिंदुस्तान यूनियन लिमिटेड उपभोक्ता वस्तु भारतीय कंपनी है, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यह देखना है कौन सा युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सा सही सुमेलित है। तो BMWAG मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये सारे गलत है। तो BMWAG का मुख्यालय म्यूनिख जर्मनी में स्थित है, और डायमलर एजी स्वीडन में है, स्वीडन। तो यहाँ पर डायमलर एजी का मुख्यालय कवेंट्री मिडलैंड ब्रिटेन में स्थित है, और रेनॉल्ट एसए का मुख्यालय फ्रांस में है, ये सही है। और वैक्सवैगन का एजी का मुख्यालय जर्मनी में। तो 2-4 मतलब 3-4 सही है, तो ऑप्शन बी होगा। बाकी पढ़ लीजिए। अखिल भारतीय खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई, तो की गई प्रथम योजना में। खादी एवं ग्रामीण उद्योग कमीशन का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो तारापुर समिति बैंकों में ग्राहक सेवा ये गलत है, और गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता की समस्या, जानकी राजन रमन समिति शेयर घोटालों की जांच पड़ताल के लिए, मल्होत्रा समिति जो बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए। तो तारापुर समिति पूंजीगत खातों में रुपए के परिवर्तनीयता पर सलाह हेतु गठित की गई। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? तो उसका हथकरघा के विकास से था। समय समिति संबंधित है, तो यह है वस्त्र नीति से। असंगठित सेक्टर के उद्योग के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अर्जुन रेन गुप्ता। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, जिसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 1969 में की गई, मदद करता है औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करने के लिए, सामाजिक आधारभूत सुविधाएं देने के लिए, परियोजना रिपोर्ट, परियोजना प्रोफाइल एवं एक प्रबंधकीय सेवाएं प्रदान करने के लिए। तो सभी के सभी होगा। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम ने एक जापानी कंपनी की नीमराड़ा औद्योगिक क्षेत्र में जापानी इकाइयां स्थापित करने के लिए MOU हस्ताक्षरित की है। वो जापानी कंपनी कौन सी है? तो जेट्रो है। तो भारत के राज्यों में राज्य वित्त निगमों में मुख्य रूप से किसके विकास के लिए सहायता दी है? वे हैं, तो वह है मध्यम और छोटे पैमाने के उद्योग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो रिलायंस जो है मुकेश अंबानी कंपनी है, विप्रो आज जो कृष्णमूर्ति नहीं, सुनील भारती मित्तल की है। विप्रो जो है अजीम प्रेमजी की है, और एयरटेल भारती मित्तल की है, नैनोत्कार रतन टाटा की है। तो सभी के सही है। और ई बीज संबंधित किससे है? तो ये सरकारी सेवाओं में पहुंच हेतु एकल द्वारा है। ई व्यापार का अर्थ क्या होता है? इसका व्यापार इंटरनेट पर व्यापार है। और सूचना प्रौद्योगिकी भारत में बहुत तेजी से क्रियाकलाप का एक महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र बनती जा रही है। सॉफ्टवेयर क्षेत्र देश के महत्वपूर्ण निर्यातों में से एक, और भारतीय हार्डवेयर में प्रमुख सशक्त आधार है। तो इसका आंसर ए सही है, आर गलत है। तो 1900 दशक में भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अत्यंत तीव्र गति से विकास हुआ है, अतः कथन सत्य है। पुनः कारक का प्रथम भाग जो सत्य है, वो किंतु वह भाग की भारत का हार्डवेयर में सशक्त आधार सत्य नहीं है, अतः दूसरा गलत ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है? तो वो है H.M. जॉनसन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो वह TCS। तो 2021 में TCS ही रही है। तो भारत में जिला खनिज प्रतिष्ठान के उद्देश्य क्या है? तो इसके उद्देश्य है खनिज कार्य के प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा करना। खनिज संपन्न जिलों के गलत है, ये दो ही गलत है। तो खान और खनिज अधिनियम 1957 की धारा 9B के तहत खनन संबंधी गतिविधियों में प्रभावित जिलों में जिला खनिज प्रतिष्ठान की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसका उद्देश्य खनन संबंधी कार्यों में प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित तथा लाभ के लिए कार्य करना है। कभी कभी समाचारों में दिखाई जाने वाली घरेलू अंश आवश्यकता पद का संबंध किससे है? तो यह हमारे देश के सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से। नेक्स्ट, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड के संदर्भ में इनके कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन सा है? ये एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है, एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। तो दोनों के दोनों सही है। अगला तृतीय सेवाएं है, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।